अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है बेटा सेल। क्या नाम है? सेल। आज हम बात करने वाले सेल के बारे में। मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि ये किन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर कोई अच्छा बच्चा होगा जो 9th में पढ़ रहा है, वो आराम से इस लेक्चर को देख सकता है, इसको आराम से पढ़ सकता है। अगर कोई 11th का होगा, वो भी आराम से इसको देख सकता है और पढ़ सकता है। इसमें हमने क्या किया है, ये जो चैप्टर है ये सेल, इसमें हम थोड़ी सी लेवल जो है वो ऊपर रखेंगे, थोड़ी सी लेवल जो है वो हाई रखेंगे, ठीक है। तो हम पहले बात करने वाले हैं कि सेल में हम पढ़ाने के वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सेल में हम पहली बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले सेल थ्योरी के बारे में। उसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा दैट इज बेसिस ऑफ सेल। उसके बाद हम पढ़ाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। उसके बाद 5th नंबर पे एक टॉपिक आएगा दैट इज यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। इसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे हम पढ़ाने वाले दैट इज सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ाने वाले दैट इज सेल वॉल क्या होता है। तीसरे नंबर पे टॉपिक आएगा दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद 4th नंबर पे एक टॉपिक आएगा दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं इसमें गोल्जी बॉडी क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे लाइसोसोम क्या होता है 6th नंबर पे। 7th नंबर पे आएगा वैक्यूल्स। 8th नंबर पे आएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। 9th नंबर पे क्या आएगा बेटा, जो लिख रहा है साफ साफ, दैट इज प्लास्टिड। उसके बाद आएगा 10th नंबर पे दैट इज राइबोसोम क्या होता है। उसके बाद हम 11th नंबर पे बात करेंगे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम 12th नंबर पे बात करेंगे दैट इज न्यूक्लियस क्या होता है। उसके बाद हम 13th नंबर पे बात करेंगे दैट इज माइक्रोबॉडीज क्या होती है। ये ओवरऑल हमने सेल के बारे में सारा कुछ लिख लिया है यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। इतना ही हम पढ़ाने वाले सेल के बारे में, जो बहुत काफी है सेल में, ठीक है। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके आसपास क्या दिखाई दे रहा है, पहला मैं सवाल कर रहा हूं आपसे कि आप अपने आसपास देखो और बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आपका जवाब होगा सर मैं अभी क्लास में बैठा हूं, मेरे आसपास दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, सर के हाथ में मार्कर दिखाई दे रहा है, और मुझे टेबल दिखाई दे रहा है, चेयर दिखाई दे रहा है, एटसेट्रा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि साइंटिस्ट की नजरिया से देखो, ठीक है, साइंटिस्ट की नजरिया से देखो, तो आपका जवाब होगा मेरे आसपास सिर्फ दो चीजें दिखाई दे रही है। जो पहला चीज है बेटा, जिसका नाम हम देंगे नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है इनएनिमेट। और दूसरा चीज मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज बेटा लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या बोला आपने, आपके आसपास दो ही चीजें दिखाई दे रहे हैं। एक है बेटा नॉन लिविंग थिंग्स जिसको एनसीईआरटी लिखती है इनएनिमेट, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है बेटा दैट इज लिविंग थिंग्स। अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि इन दोनों में से, किन दोनों में से सर, एक है नॉन लिविंग थिंग, दूसरा क्या है बेटा लिविंग थिंग, इन दोनों में से सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है। इनमें से एक ऐसी डिफरेंस बताओ जो इसको नॉन लिविंग थिंग बनाती है। इनमें से एक ऐसी डिफरेंस बताओ जो इसको लिविंग थिंग बनाती है। तो आपका जवाब क्या होगा। अगर हम देखें इन दोनों में से सबसे बड़ी डिफरेंस जो है वो है बेटा सेल का। सिर्फ सेल है, बस सेल का डिफरेंस है। सर कैसे? क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग है उसको नॉन लिविंग थिंग कौन बनाता है, क्योंकि इसमें सेल्स नहीं पाई जाती है। सेल नॉट प्रेजेंट, सेल नॉट प्रेजेंट, यहां पे कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम बात करने वाले लिविंग थिंग्स के बारे में। तो ये बना होता है किनका बेटा, मेड अप ऑफ सेल्स। ये बना हुआ होता है सेल्स का, ठीक है। अब यहां पे भी कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी होता है जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है, ठीक है। जिसको मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे लूं, एमीबा होता है। एमीबा में क्या होता है कि सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल, जिससे ऑर्गेनिज्म बनता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे बेटा यूनिसेल्यूलर। बता क्लियर है? गुड। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है, ठीक है, मेनी सेल्स। और अगर इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, इनको हम नाम देंगे बेटा मल्टी सेल्यूलर। क्या नाम देंगे? मल्टी सेल्यूलर। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। पहले हमने बात की कि हमारे आसपास दो ही चीजें दिखाई दे रहे हैं। जो पहला चीज है दैट इज नॉन लिविंग थिंग है, दूसरा चीज जो है वो है लिविंग थिंग है। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, इनको ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो इनको नॉन लिविंग थिंग बना देती है, ठीक है, वो है बेटा सेल का डिफरेंस है। बस यहाँ पे सेल प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे कोई भी सेल नहीं होती है, तो यहाँ पे ये बना हुआ होता है बेटा सेल्स का, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसकी बॉडी में एक ही सेल पाई जाती है, जैसे कि एमीबा है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे यूनिसेल्युलर। कोई ऐसा भी होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, जिनकी बॉडी बनी हुई होती है बहुत सारी सेल्स का, उसको जो मेनी सेल्स यहाँ पे लिखा हमने उसको हम नाम देंगे मल्टी सेल्युलर। यहां तक पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगर आपसे किसी ने सवाल किया है कि मुझे बताओ कि सेल क्या होती है, व्हाट इज सेल, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, आपको किसी ने सवाल किया है, क्वेश्चन किया है, ठीक है, बोला कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप बकने लगोगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि यहां पे बकना नहीं है, ठीक है, मुझे बताओ सेल होती क्या है, उसके बारे में बात करें। अगर यही सवाल कोई मुझसे करेगा ना कि सेल क्या होती है, सुनो मेरा जवाब क्या होगा, मैं बोलूंगा सेल का मतलब होता है, सेल मींस, सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। क्या सर, हाँ कंपार्टमेंट, या बोलो रूम, कमरा, सेल कंपार्टमेंट है, या बोलो रूम, ठीक है, सेल एक कमरा है, एक रूम है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, यह होती है सेल, ठीक है। यहाँ पे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जो आपको अच्छी तरीके से पता होता है, प्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो बहुत सारा हिस्सा होता है वो पानी ही होता है, वाटर, ठीक है। यहां पे ध्यान से सुनो, अंदर की साइड में क्या है, वाटर है, गुड, यहां पे बाहर भी होता है वाटर। मैं बता रहा हूं इस वाटर को जो बाहर है और इस वाटर को जो अंदर है, इन दोनों को सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, ठीक है, इन दोनों को जुदा करना है, इन दोनों का ब्रेकअप मुझे चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो इनका ब्रेकअप कौन कराता है कि अंदर वाले वाटर को अलग करता है, बाहर वाले वाटर को अलग करता है, ठीक है, इन दोनों का ब्रेकअप करता है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनता है, जो मेम्ब्रेन बनता है लिपिड से, लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो सेपरेट करता है बेटा, क्या करता है, सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, सेल को, आउटर एनवायरनमेंट को, किससे बेटा, इनर एनवायरनमेंट से। यहां तक क्लियर है, क्या बोला मैंने बोला सेल के अंदर भी पानी होता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म जिसका बहुत सारा हिस्सा पानी होता है और बाहर भी पानी ही होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए था कि जो अंदर वाला पानी है उसको अंदर रहने दो, ठीक है, जो बाहर वाला पानी है उसको बाहर रहने दो। इसका मतलब है इन दोनों को सेपरेट करना है, इन दोनों को जुदा करना है एक दूसरे से, इन दोनों का मुझे चाहिए ब्रेकअप, क्या चाहिए, ब्रेकअप, ठीक है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बनता है, दैट जो लिपिड होता है, ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन होता है, जिसका नाम देंगे हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, जो आउटर एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है, किससे बेटा, इनर एनवायरनमेंट से, ठीक है, यानी कि इन दोनों को अलग कर देता है। यहाँ पे एक सवाल होगा कि सर इनसाइड सेल क्या होता है, बताओ, इनसाइड सेल आखिरकार क्या है, क्या है इनसाइड सेल। इनसाइड सेल की अगर हम बात करें तो इनसाइड सेल पाया जाता है बेटा डीएनए, क्या पाया जाता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, जो बेटा स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करता है, किसको बेटा, इंफॉर्मेशन को, किसको स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को, उसी इंफॉर्मेशन से बनता है फर्दर राइबोसोम्स, या बोलो प्रोटीन या एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने बोला कि हमें प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, किसके अंदर बेटा, सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रोटीन सिंथेसिस occurs इनसाइड सेल। बेटा अगर प्रोटीन सिंथेसिस मुझे चाहिए, कहां बेटा चाहिए, इनसाइड सेल, सेल के अंदर चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक चीज चाहिए जिसका नाम है बेटा राइबोसोम, राइबोसोम रिक्वायर्ड, ठीक है। राइबोसोम की बहुत सारा अच्छा रोल होता है किसमें बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनसाइड सेल तो डीएनए होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, यहां बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस होती है इनसाइड सेल, जिसको हम जो राइबोसोम्स की मदद से होती है। सर आउटर सेल के बाहर क्या होता है, ठीक है, सेल के बाहर क्या होता है, ठीक है। अगर हम सेल के बाहर देखें, आउटसाइड सेल, ठीक है, आउटसाइड सेल देखें, तो आउटसाइड सेल हमने देखा कि एक लिपिड मेम्ब्रेन होता है, लिपिड मेम्ब्रेन होता है जो सेपरेट करता है फिर से किसको बेटा, इनर को आउटर से, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे बेटा ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ,
ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम इसके बाद जा रहे हैं कि हम देखने वाले कि आखिरकार सेल की डेफिनेशन क्या होती है। सेल की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम में लिखना भी होता है, ठीक है। सेल की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सेल की डेफिनेशन क्या होती है कि हम लिखते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम लिखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दो चीजें हम लिखते हैं, या लिखेंगे हम सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या लिखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को रिपीट करेंगे, फिर से एक बार सुनो, अगर हम किसी चीज को रिपीट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लिया था सेल है, अगर हम सेल को रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, तो इससे बनेगा ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा बेटा? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चरल। फंक्शनल का क्या मतलब होता है कि जितनी भी फंक्शंस होती है वो सेल ही परफॉर्म करती है, ठीक है, सेल ही परफॉर्म करती है। यहाँ पे अगर हम किसी को लिविंग बोलेंगे, ठीक है, अगर हम किसी को लिविंग मानते हैं, वो हम इस वजह से लिविंग मानते हैं उसको क्योंकि उसकी सेल जो है वो उसको लिविंग बना देती है, क्योंकि सेल में चलते हैं बेटा रिएक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे और एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, दैट इज इनसाइड सेल चलती है बेटा केमिकल रिएक्शंस, जिनको हम नाम देंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसकी मदद से एक इंसान जिंदा होता है, एक लिविंग थिंग जिंदा ये लिविंग स्टेट में रह जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो यहां पे सर यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर, क्या इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है क्या? हाँ, मैं कहूंगा होती है, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, अच्छे से होती है, ठीक है। दूसरा क्या मैं लिखूंगा यहां पे, सेल कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये सारी की सारी फंक्शन जो होती है लाइफ की वो ये परफॉर्म करती है। कौन बेटा? सेल। इसके अलावा क्या देखने वाले हैं हम कि यहां पे हमने देखा कि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, सेल परफॉर्म करती है सारी की सारी फंक्शंस जो भी लाइफ की होती है, जिनकी मदद से एक इंसान जिंदा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि क्या सर एनीथिंग लेस देन सेल, एक सेकेंड, एनीथिंग लेस देन सेल क्या एग्जिस्ट करता है? मैं कहूंगा नो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लेस देन सेल है वो एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेस देन सेल कुछ भी नहीं होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जो सेल है, सेल एक ऐसी छोटी यूनिट है, सेल एक इंपॉर्टेंट है और छोटी यूनिट है। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? वो होता है सेल, ठीक है। और जो सारी की सारी फंक्शन होती है, परफॉर्म करती है, सेल ही एक लिविंग को लिविंग स्टेट में रखती है, वो होती है बेटा सेल। इसके अलावा क्या देखने वाले हम? इसके अलावा हम देखने वाले बेटा कि ये सेल आई कहां से, इसको डिस्कवर किसने किया था, और ये सेल आई कहां से, उसके बारे में बात करने वाले, डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले। यहाँ पे अगर हम डिस्कवरी के बारे में बात करें तो एक साइंटिस्ट आया था, कमेंट में नाम बताओ जल्दी से, मेरे बोलने से पहले नाम बता देना। 1 2 3 नहीं बोला आपने आपको पता नहीं है। डिस्कवरी की बात करेंगे, डिस्कवरी, ठीक है। एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसने एक प्लांट को ऑब्जर्व किया था। ये एक प्लांट था, ध्यान से सुनो, प्लांट था, इसके बाहर होता है भाग एक कवरिंग जैसा होता है, उसको इसने माइक्रोस्कोप में डाला, माइक्रोस्कोप। जब इसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, ठीक है, किसको बेटा? बाघ को ऑब्जर्व किया। ये बाघ कहां से आया था? एक ट्री से आया था, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, जिसको नाम दिया था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, जैसे कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, ठीक है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखा था। इस तरीके से स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर को जो एक यूनिट है यहाँ पे, इसको नाम दिया था बेटा सेल। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, ये डेड सेल थी, ये लिविंग नहीं है, डेड सेल, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है।
उसके बाद और एक सेंटेंस आया था दूसरे नंबर पे, दैट इज बेटा एंटीवॉन लेविन हुक। एंटीवॉन लेविन हुक ने क्या किया था, इसे फर्स्ट टाइम पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। सर वो लिविंग सेल इसने लाई कहां से, किसी दुकान से लाई थी? नहीं, इसे लाया था वो पोन्ड वाटर से, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले कि इसके बाद और एक साइंटिस्ट आया था तीसरे नंबर पे, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इसे उसके बाद फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि यहां तक हमने देख लिया कि पहले आया था रॉबर्ट हुक, जिसने एक ट्री का बार्क उठाया था, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दिया था। उसके बाद इसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, उसको एक को हम नाम ने दिया सेल, जो कि डेड सेल थी। उसके बाद एंटीवॉन लेविन हुक आया, फर्स्ट टाइम उसने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, जो कि पॉन्ड वाटर में से लाई थी उसने। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया था, जिसने पहली बार क्या किया था बेटा, पहली बार उसने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। इसके बाद एनसीईआरटी लिखती है 11th की एनसीईआरटी लिखती है कि जब हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप थे, कौन से माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप थे जो पहले थे हमारे पास, लाइट माइक्रोस्कोप से भी हमें कुछ चीजें विजिबल थी। इसका मतलब था लाइट माइक्रोस्कोप से हमें कुछ ऑर्गेनली, सेल की जो ऑर्गेनली होती है वो विजिबल थी। ये मैं यहां पे लिखता हूं, लाइट माइक्रोस्कोप से भी ऑर्गेनली विजिबल थी, कुछ ही विजिबल थी, ठीक है। उसमें से कौन कौन सा ऑर्गेनली विजिबल दिखाई दे रहा था उस समय, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक था दैट इज प्लास्टिड, यह हमें विजिबल थी उस टाइम, प्लास्टिड, ठीक है। उस समय यह हमें विजिबल थी, किससे बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप से। उसके बाद जब ये कुछ क्या समय था उस टाइम, ये कुछ 1940 के बाद, ठीक है, 1940 के बाद क्या हुआ था कि एक माइक्रोस्कोप लाया गया था जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, ठीक है। 1940 के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ठीक है, 1940 के बाद आया था, ठीक है। 1940 के बाद इससे क्या हुआ कि मोर डिटेल स्ट्रक्चर हमें दिखा, किसमें बेटा, इनसाइड सेल के अंदर क्या चल रहा था, क्या है सेल के अंदर, कौन कौन सी ऑर्गेनली होती है सेल के अंदर, उसके बारे में हमने जान लिया था। कब बेटा, 1940 के बाद, किसकी मदद से देखा था, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। उससे पहले जो एग्जिस्ट करता था दैट इज बेटा लाइट माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर हमें कुछ ही ऑर्गेनली विजिबल थी, दैट इज बेटा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता था, प्लास्टिड हो सकता था। यहां तक पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम चलने वाले हैं बेटा सेल थ्योरी की ओर चलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल थ्योरी किसने दी थी पहली बार, किस साइंटिस्ट ने दी थी सेल थ्योरी की बात करें तो पहले एक साइंटिस्ट आया था, दैट इज शील्डन। पहले नंबर पे यहां पे लिखते हैं सेल थ्योरी, यार मार्कर को क्या हुआ, सेल थ्योरी। पहले नंबर पे एक साइंटिस्ट आया था, दैट इज शील्डन आया था, ये कुछ 1838 में, हाँ 1838 में आया था, इसको चेक कर लेना, ठीक है। 1838 में आया था, कौन सा बेटा, शील्डन क्या था बेटा, ये एक बॉटनिस्ट था, ठीक है, ये एक बॉटनिस्ट था। इसने ऑब्जर्व किया था बहुत सारे प्लांट सेल्स को, ठीक है, ऑब्जर्व किया था। उसके बाद इसने एक लाइन बोली कि जो सारे भी प्लांट्स हैं, इसने मैं यहां पे लिखता हूं, all plants are made up of different types of plant cells, different types of plant cells। ये बात किसने बोली थी बेटा, ये बोला था बेटा शील्डन ने 1838 में बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो बने हुए होते हैं बेटा, किस चीज के बेटा जितने भी प्लांट्स हैं वो बने हुए होते हैं सेल्स के, ठीक है, जो फॉर्म करती है उसके बाद एड फॉर्म
जो फॉर्म करती है, क्या बनाती है बेटा? टिश्यू। सारे टिश्यू कहां से आया? जब एक सेल मिलती है ना, समझो यहां पे सेल थी, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, रिमोट की सेल नहीं, ये भी सेल है, ये भी सेल है। जब बहुत सारे सेल्स मिलती है ना, यही बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे क्या बनाएंगे? कमेंट में बता देना, ठीक है। इसको मैं यहां पे फिलहाल के लिए रद्द कर रहा हूं, ठीक है। कहां पूछे थे? उसके बाद दूसरे नंबर पे एक साइंटिस्ट आया था, दैट इज शिवान, ठीक है। शिवान आया था 1839 में। यह एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था। इसने ऑब्जर्व किए थे बहुत सारे एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसे एक लाइन बोली थी कि इसे बोला था कि जितने भी जो भी एनिमल सेल है उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। क्या बोला मैंने? जो एनिमल सेल होती है उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम आज की डेट में नाम देंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन। इसने प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया था और इसने बोला था, इसने प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया था और बोला था कि प्लांट सेल्स जो होती है उनके बाहर आउटर एक मेम्ब्रेन, आउटर एक वॉल होता है। यहां पे लिखेंगे आउटर जो होता है वो होता है सेल वॉल। ये यूनिक कैरेक्टर है, यहां तक क्लियर है? क्या बोला था इसने? शील्डन आया था 1838 में, जो बॉटनिस्ट था। इसने ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल्स को और बोला था कि जितने भी प्लांट्स है वो बने हुए होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल्स के, और उनके जो फॉर्म करती है फर्दर बनाती है टिश्यू। इसके बाद आया था शील्डन आया था पहले, उसके बाद आया था शिवान 1839 में, जो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था। यहां तक क्लियर है? गुड। उसके बाद इसे बोला था जितने इसने एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया था और बोला था एनिमल सेल्स के बाहर एक कवरिंग होती है, एनिमल सेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम आज की डेट में नाम देंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन। और बोला था जो प्लांट्स में सेल वॉल होता है वो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने बात बोली थी कि ऑल प्लांट्स, वो शिवान ने ही बोली थी, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है? गुड, प्रोडक्ट्स। और बोला था, और उसके बाद पहले नंबर पे शील्डन आया था एंड शिवान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है? सेल थ्योरी बनाई थी, ठीक है? उसके बाद दी, ठीक है? जब इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी, इन्होंने एक लाइन बोली थी जितने भी प्लांट्स है वो बने हुए, प्लांट्स और एनिमल्स है वो बने होते हैं सेल्स के और उनके प्रोडक्ट्स के। शील्डन एंड शिवान ने फॉर्मुलेट की थी सेल थ्योरी, इसने सेल थ्योरी दी थी, इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन ये लाइन बोली थी बेटा शिवान ने, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? ये सेल थ्योरी फिर फेल होने लगी। सर फेल होने लगी? हाँ फेल होने लगी। फेल क्यों होने लगी सेल थ्योरी? इनसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? इसका क्या ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का? इनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप बोल रहे हो कि सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स बने हुए होते हैं सेल्स के, ये तो हमने मान लिया, ठीक है? हमें बताओ सेल कहां से आती है? ये सवाल था, ठीक है? आखिरकार अगर ये एक, फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन है, ये बना हुआ होता है सेल्स का, ठीक है? इसके अंदर सेल, सारी बॉडी सेल की बनी है, ठीक है? गुड। ये सेल आती कहां से? जिसका जवाब ये नहीं दे पाए। कौन नहीं दे पाया बेटा? हम नहीं। जिसका जवाब शील्डन और शिवान नहीं दे पाया, ठीक है? उसके बाद इस सेल थ्योरी को बचाने के लिए एक साइंटिस्ट आया, एक साइंटिस्ट आया इस सेल थ्योरी को बचाने के लिए, जिसका नाम था बेटा, पहले नंबर पे आया था शील्डन, उसके बाद आया था शिवान, अब आएगा बेटा रुडोल्फ वर्चो। अब तीसरे नंबर पे आया था रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो क्या बोलता है? रुडोल्फ वर्चो बोलता है कि इसने अपनी कोई थ्योरी नहीं दी थी पहले, ठीक है? इसने क्या किया, जो सेल थ्योरी बनाई थी शील्डन एंड शिवान ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, वो बने हुए होते हैं सेल्स का या उनके प्रोडक्ट्स का, ठीक है, जो फर्दर बनाते हैं टिश्यू वगैरह, ठीक है? इन्होंने उसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया,
मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने मॉडिफाई की थी बेटा? रेडॉल्फ वर्चो ने। इसे क्या बोला, जब एक सेल होती है, सेल नई सेल कहां से आती है? पहले एग्जिस्ट कर रही थी कोई पुरानी सेल, ठीक है, वही डिवाइड करती, क्या करती बेटा? डिवाइड, और न्यू सेल बनती है, न्यू सेल फॉर्म। सही है, ठीक है, गुड। पुरानी सेल जब डिवाइड करेगी उसी से नई सेल बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? नई सेल कहां से आती है, ठीक है। इसने बोला था न्यू सेल्स या सेल्स arised from pre-existing cell, यहां भी इस लाइन का मतलब होता है न्यू सेल, नई सेल बनती है बेटा। कहां से बनती है? वो बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसी से बनती है सेल, ठीक है। नई सेल किससे, कैसे बनती है? आसमान से टपकती है? नहीं, बाय डिवीजन से बनती है, बाय डिवीजन। क्लियर है, गुड। इसके बाद इसने इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया, ठीक है, जो टर्म है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। याद है, क्लियर है, ये टर्म इसने यूज किया था। इसका मतलब होता है कि न्यू सेल अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो भी नई सेल बनती है वो बनती है पुरानी सेल से, इस लाइन का मतलब है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ एक्सेप्शंस थे। किसके एक्सेप्शन सर? सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन थे। जैसे कि पहला एक्सेप्शन था दैट इज बेटा वायरस, जो दूसरा एक्सेप्शन दैट इज प्रियॉन्स, तीसरा एक्सेप्शन था वायरॉइड्स। ये सारे के सारे सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस थे, ठीक है, क्योंकि ये सेल नहीं होती है, नॉट सेल, ये सेल नहीं होती है, ठीक है। कौन कौन सेल नहीं है? वायरस सेल नहीं है, प्रियॉन सेल नहीं है, वायरॉइड सेल नहीं है, ठीक है। तो ये सेल नहीं होते, ये सारे के सारे एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के, सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड क्या बेटा? एंड बता जल्दी से। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम देखने वाले हैं, लेकिन वो हम देखने वाले हैं बेटा लेक्चर सेकंड में। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।